प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो संविधान के आधार हैं। जिसके आधार पर संविधान बना हुआ है वो आधारभूत दर्शन है। दर्शन क्या होता है? दर्शन शब्द का मतलब समझते हो ना? दर्शन क्या होता है? दर्शन मतलब फिलॉसफी। किस फिलॉसफी के आधार पे है? उसकी फिलॉसफी क्या है कि उसमें, और उसका संविधान का आधार है, उसका राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य कौन से हैं जिनके आधार पे हमारा संविधान बना है। ठीक है, तो ये संविधान का आधार है। वो सब जो प्रस्तावना में लिखा गया है वो संविधान का आधार है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। मतलब संविधान सभा कितनी महान थी सोच उनकी, वो उल्लेखित है। इसके अलावा क्या है, ये संविधान की नींव रखने वालों के सपने और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है कि वो कैसा भारत चाहते थे। ठीक है ना, जिन्होंने संविधान बनाया उनके सपने क्या थे, उनकी अभिलाषाएं क्या थी, वो किस तरह का भारत चाहते थे, वो सब हमें बताता है। प्रस्तावना पढ़ने से हमें पता लगता है। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम, एक अध्यक्ष का नाम क्या था? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा था ये चीज? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। ठीक है, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य, जो संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसके सदस्य के.एम. मुंशी थे। उन्होंने क्या कहा था? हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। प्रस्तावना क्या है? हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ये दोनों कमेंट किए गए थे प्रस्तावना के ऊपर कि प्रस्तावना क्या है। ठीक है, दोनों कमेंट इंडियन जो संविधान सभा के अध्यक्षों ने किए थे, सदस्यों ने किए थे। ठीक है ना, तो एक ने कहा था, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा था? संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और के मुंशी ने कहा था कि हम प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, अगर आपको पूरे संविधान का मूल्यांकन एक जगह जाके करना है कि कैसा संविधान है ये अंदर, मतलब आपको किताब का कवर देख के अगर बताना है कि कैसी किताब रहेगी, तो वही प्रस्तावना काम करता है कि प्रस्तावना को देख के पढ़ के बताया जा सकता है कि संविधान कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने। इतना बड़ा लिखा था ना उन्होंने, ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान की पूंजी है, ये संविधान का आभूषण है, ये एक उचित स्थान है जहाँ कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। उसके बाद है सुप्रसिद्ध अंग्रेजी राजनीतिक शास्त्र सर अर्नेस्ट बाकर। ठीक है, अर्नेस्ट बाकर ने क्या कहा था? संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा था। जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना लिखी थी उनको राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर उनको सम्मान दिया था। सम्मान देते कहा था कि वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। ठीक है, जैसे कुंजी होता है ना, एक किताब, बहुत बड़ी किताब होती है, उसका कुंजी बनाते हैं, फिर उसका नोट्स बनाते हैं कुंजी का, तो उन्होंने कुंजी नोट कहा था। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। सर अर्नेस्ट बाकर ने क्या कहा था? प्रस्तावना जो है संविधान का कुंजी नोट है। वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी एक किताब प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। तो किताबों, तो अर्नेस्ट बाकर की किताब थी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, लिख लेना इसको,
प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इसने कहा था सर आर्नेस्ट बर्कर ने। फिर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं? ये बहुत बड़े न्यायाधीश थे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यायाधीश थे, आगे नाम सुनने को मिलेगा इनका। एम हिदायतुल्लाह क्या मानते थे कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। जो हमारी प्रस्तावना है वो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से ज्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है, जिसे एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। अगर किसी को संविधान बदलना है, प्रस्तावना को बदलना है, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, तभी जाके बदला जा सकता है। ऐसे कोई बदल नहीं सकता संसद भवन में बैठ के या कहीं से भी। ठीक है, तो एम हिदायतुल्लाह का कहना था कि संविधान जो है अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन उससे भी ज्यादा है। ये आत्मा है, इसमें राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है, गंभीर संकल्प है इसके अंदर। ठीक है ना, अब आगे पढ़ते हैं। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। अभी आपने महत्व देखा इसका, कईयों ने इसको क्या क्या एक महत्व सेकंड दिया है। एक सेकंड करते हैं, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि ये संविधान का भाग है भी कि नहीं। ठीक है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है कि नहीं है, ये विवाद रहता है। तो एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, उस केस का नाम याद करना, बेरुबारी संघ मामला। तो बेरुबारी संघ मामला, ये केस था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस चला था बेरुबारी संघ मामला, 1960 की बात कर रहे हैं, उस समय केस था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था, क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है। जो संविधान में सामान्य प्रयोजन है, प्रावधान है, उसको दर्शाता है प्रस्तावना। इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है, कि उनके मस्तिष्क में झांकने का तरीका है ये प्रस्तावना, कि वो लोग क्या सोचते थे और क्या चाहते थे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए उस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस केस में कहा था, बेरुबारी केस में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है ना, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना की विशेषता तो स्वीकार कर ली थी। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए संविधान ने उच्चतम न्यायालय ने कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद और क्या था? फिर केशवानंद भारती केस आया था, इंपॉर्टेंट केस ये भी था एक। इसमें ये 1973 केस है। इसमें क्या कहा गया था? उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। इसको जो इस वाली व्याख्या, इसमें जो व्याख्या की गई थी, इसको मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया, और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था कि अंदर जो अनुच्छेद है ना, उनके कुछ भी मतलब निकल सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना वो है जो कि जो बनाने वाले के सोच है, और अनुच्छेद का कुछ भी मतलब निकल रहा है। तो प्रस्तावना और संविधान अलग अलग है। लेकिन केशवानंद भारती में क्या, उन्होंने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, और संविधान में अगर कुछ भी आप स्टडी पढ़ रहे हो, संविधान का कोई अगर भाग पढ़ रहे हो, तो प्रस्तावना को मस्तिष्क में रखना है, प्रस्तावना को ध्यान में रख के उसका अध्ययन करना है। ठीक है, उसके बाद एक और केस आया था, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995। LIC ऑफ इंडिया मामला 1995। इन्होंने क्या कह दिया? सेम चीज कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, तो मेन फर्स्ट टाइम किसने स्वीकार किया था संविधान को, प्रस्तावना को? केशवानंद भारती केस में स्वीकार किया था। बेरुबारी में मना कर दिया गया था। तो याद रखना, बेरुबारी के मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया 1960 में, और ठीक 13 साल बाद जब केशवानंद भारती केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने मान लिया इसको कि हाँ, ये संविधान का ही भाग है। संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया। जैसे संविधान को बनाया, वही संविधान सभा ने प्रस्तावना को बनाया, परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले ही बनाए जा चुके थे, प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने के कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है,
संविधान जब बना, जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने प्रस्तावना भी बनाई, ठीक है, परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे, उसके बाद बनाया गई प्रस्तावना, ठीक है, सब कुछ बन चुका था संविधान में, उसके बाद प्रस्तावना बनाई गई थी। प्रस्तावना को अंत में शामिल किया गया था, इसका कारण यह है कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। सभा में उसमें लिखा गया कि हाँ हम स्वीकार करते हैं, लिखा है ना नीचे। तो पहले संविधान बनाया गया, संविधान के सबने बहस कर ली, सब ओके हो गया, फिर प्रस्तावना बनी कि हाँ इस संविधान को हम स्वीकार कर रहे हैं, साइन किया, ठीक है। तो प्रस्तावना बाद में बनी है। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया गया, जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया गया, मतलब मत व्यक्त मतलब उससे वोटिंग हुई, तो किया जाने लगा, तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा प्रश्न यह नहीं है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद की प्रस्तावना का संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। देखो इसको फिर से पढ़ते हैं। जब प्रस्तावना, पहले संविधान बना, फिर प्रस्तावना बनी, प्रस्तावना में इस संविधान को लिखा गया कि हम इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है, और डेट डाल दी गई उसके ऊपर। तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा उस समय जब प्रस्तावना पे वोटिंग हो रही थी कि उसको अडॉप्ट करने के लिए, तो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा था कि प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, जो ये प्रश्न पूछा गया कि संविधान का भाग है ये, तो सबने हाँ कह दिया, हाँ ये संविधान का भाग है, हमारा संविधान का भाग है। संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया था, ठीक है, कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का ही भाग है। और उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में इसी को बोला कि हाँ ये भी संविधान का भाग ही है, मतलब उससे अपनी मंजूरी दी, उच्चतम न्यायालय ने मंजूरी दी उस चीज को कि संविधान सभा ने भी ये कहा था और हम भी यही कह रहे हैं। दो तथ्य उल्लेखनीय है। प्रस्तावना, अब इसमें दो तथ्य इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्त्रोत्र है, न ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। प्रस्तावना से कुछ नहीं होता, प्रस्तावना रियल पावर प्रस्तावना में नहीं है, प्रस्तावना में सिर्फ मूल्य है कि हमारा संविधान कैसा होगा और आने वाला भारत कैसा बनना चाहिए, ठीक है, यही दो चीज है कि हमारा संविधान कैसा है और आने वाला भारत कैसा बनेगा। वो जो संविधान सभा के लोग क्या सोच रहे थे, कैसा भारत बनाना चाहते, ना तो उसमें किसी की शक्ति का स्रोत है वो, और ना ही किसी के पे प्रतिबंध लगाता है वो। यह गैर न्यायिक है, अर्थात कोई इसको चुनौती नहीं दे सकता, ठीक है, इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर मान लीजिए आपका प्रस्तावना में लिखा गया है कि आपको न्याय मिलना चाहिए, आप बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, तो उसके बेस पे आपने सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो, कि नहीं हमारे प्रस्तावना में तो ये लिखा है, प्रस्तावना के बेस पे नहीं जा सकते। हाँ अगर मौलिक अधिकार है उसका खंडन हुआ है तो मौलिक अधिकार फिर संविधान पार्ट 3 के बेस पे जा सकते हो, प्रस्तावना को लेके नहीं जा सकते कि प्रस्तावना में हमें दिया गया है, ठीक है। तो जैसे मौलिक कर्तव्य थे गैर न्यायिक, वैसे ही प्रस्तावना भी गैर न्यायिक है। आप कोर्ट में नहीं जा सकते प्रस्तावना में जो भी दिया गया उसको लेने के लिए, डिमांड के लिए, ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक। उसके बाद है प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। अब ये बात उठती है, पहले तो बात उठी थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, तो बेरुबारी केस में मना कर दिया गया था, लेकिन केशवानंद भारती में केस में ओके कर दिया गया। केशवानंद भारती में बाद में फिर LIC केस हुआ, उसमें भी ओके कर दिया, यहाँ पार्ट है इसका, ठीक है। अब बात ये उठती है कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा, जो भी संशोधन होता है संविधान में 368 के अंदर होगा, तो 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, क्या संशोधन किया जा सकता है। यह प्रश्न पहली बार कब उठा था, केशवानंद भारती केस में उठा था, ठीक है, केशवानंद भारती मामले में उठा था कि क्या प्रस्तावना, जो संविधान प्रस्तावना है उसका, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो उस समय केस में सवाल उठा इस चीज का। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। पहले तो ये कहा जाता ना संविधान का भाग नहीं है इसलिए संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व और मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में लिखित है को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है, याचिकाकर्ता ने कहा था।
कि संविधान जो प्रस्तावना है इसका संशोधन, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे क्या बोला गया, उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इसमें जो मूल तत्व और मूल विशेषताएं हैं उसमें संशोधन किया वो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो भाग नहीं है, इसका संविधान का भाग नहीं है, और याचिकाकर्ता ने कहा था कि 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व और मूल विशेषताओं जो प्रस्तावना में उल्लिखित है उसको ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। न्यायालय ने यह अपना यह मत बेडूबारी संघ 1960 के तहत दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। समझ रहे हो, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए, मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी, न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो प्रस्तावना में जो मूल विशेषताएं हैं उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। अपना अब एक प्रस्तावना को केवल एक बार, अब तक सिर्फ प्रस्तावना को केवल एक बार संशोधित किया गया है, कब, 42वें संशोधन में। ठीक है, 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके जरिए 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। वो शब्द याद है आपको, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, इस संशोधन को फिर अखंडता वैध ठहराया गया था, इस संशोधन को वैध ठहरा दिया गया था कि हाँ ये संशोधन सही है। ठीक है, तो संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में, पहली बात, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसकी मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसके बाद 42वें संशोधन में पहली बार और एक ही बार, अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में, वो भी 1976 में, और 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अब संदर्भ सूची दे रखी है, जो ऊपर 1-2 पॉइंट लिखा था उसका नीचे दे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें से भी कई पॉइंट याद करने लायक होते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है कि जो प्रस्तावना थी वो कब दी थी, उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य कब प्रस्तावित किया था, 13 दिसंबर को। ठीक है, वो ये 1 पॉइंट है तो 1 ऊपर लिखा हुआ कहीं पे, जैसे लाइनें होती हैं इनके बीच में 1 2 3 लिखा होता है ना छोटा छोटा, उसी का संदर्भ सूची यहाँ दिया गया। 1 के ऊपर है तो उसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है ना, ये वाला 20 है ना, ये दिखाई दे रहा है 20 है ना यहाँ पे, उसी 20 को आगे कहीं समझाया गया होगा कि 20 का मतलब क्या है। तो हम आवाज नहीं आ रही, कहाँ है ऐसा।